में रीमा प्रसाद, मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी चुनौती है धर्मांतरण। और वो देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग हिस्सों से इस तरीके की खबरें मिलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि धर्मांतरण का मुद्दा कहां पे पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर जैसे इलाके में, यानी गाजियाबाद, और वहां ऐसे वैसे लोगों को नहीं बल्कि नाबालिगों को झांसे में लिया जा रहा है। इसके लिए कई चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। हम कल से आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसे वीडियो गेम्स है जिसके जरिए नाबालिगों को फंसाने की कोशिश करी, और ये किसी और ने जानकारी नहीं दी बल्कि एक नाबालिग के बारे में उसी के परिवार के लोगों ने इस थाने में, जहां पे मैं मौजूद हूं, कविनगर थाना गाजियाबाद का, यहां पे वो परिवार पहुंचता है और कहता है कि वो 5 वक्त का नमाज पढ़ने के लिए बहाने से, जिम के बहाने घर से बाहर जाता है। जब पुलिस ने ये खंगालना शुरू किया तो पुलिस को ऐसे बहुत सारे राज मिले, बहुत सारे ऐसे चेहरे मिले जिसके बारे में पता चला कि ये तो एक पूरा रैकेट है। और ये रैकेट सिर्फ इस गाजियाबाद तक सीमित नहीं है बल्कि इसके तार तो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। जाकिर नाइक जो कि भारत में प्रतिबंधित है, उसके वीडियोस भी ये सुन रहे हैं, उसके वीडियोस को दिखाकर भी बरगलाने की कोशिश हो रही है। ये इतनी बड़ी बातें हैं कि पुलिस की टीम बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुकी है। और हर दिन का डेवलपमेंट ये कहता है कि कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। गिरफ्तारियों में सबसे चौंकाने वाला नाम जो है वो एक बद्दो नाम के शख्स का आया है। उसकी क्या भूमिका है, किसके निशानदेही पे वो इस तरीके के कदम उठा रहा था, क्योंकि अभी कुछ महीनों से आप कह सकते हैं कि धर्मांतरण के मुद्दे पे हर राज्य की सरकार बहुत ज्यादा संजीदा है। और ये उत्तर प्रदेश का मामला है तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार तो ऐसे मामलों में और भी ज्यादा सक्रिय हो जाती है। एक डिटेल रिपोर्ट पहले दिखाएंगे आपको। रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि अभी तक क्या कुछ हुआ है। गाजियाबाद में खेल के नाम पर अधर्म फैलाने की वो कोशिश की गई, जिसके बारे में जिस किसी ने सुना वो हैरान रह गया। खेल को धर्म से जोड़कर जिहाद करने की वो तालीम दी गई, जिसे सुनकर आपकी रूह थर्रा जाएगी। एक गेमिंग ऐप कभी धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये शायद आपके जहन में भी कभी आया नहीं होगा। ये कहानी कुछ महीनों की नहीं बल्कि 2 साल से चली आ रही है। अब ये आलम है कि एक नाबालिग का धर्म विशेष की तरफ इतना झुकाव हो गया है कि वो परिवार तक को उस राह पर चलने की हिदायत दे रहा है। गाजियाबाद के संजय नगर इलाके में बनी मस्जिद कमेटी का मेंबर इस काम को अंजाम दे रहा था। पुलिस का दावा है कि नाबालिगों के धर्मांतरण की पूरी खबर मस्जिद के मौलवी को थी, लेकिन मौलवी उसे सपोर्ट करता था और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। सूत्रों के मुताबिक जब नाबालिग लड़के मस्जिद में जाते थे तो आरोपी वहां उन्हें नमाज पढ़ने की तौर तरीके सिखाता था। वो उन्हें नमाज के लिए बैठने के बारे में बताता, आयतों की जानकारी देता और उन्हें हर चीज के बारे में तफसील से बताता। आरोपी जानता था कि नाबालिग बच्चों का दूसरे समुदाय से ताल्लुक है, बावजूद इसके वो उन्हें हर तरह की सुविधाएं देता रहा और अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गया। इस बात का पर्दाफाश तब हुआ जब पुलिस गेमिंग ऐप की फर्जी आईडी की पहचान करने में जुटी थी। पुलिस को इस दौरान कुछ दूसरी आईडी भी मिली जिसमें नाबालिग बच्चे असली नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। इन सभी बच्चों को ऑनलाइन गेम के ग्रुप में दूसरे धर्म की तरफ झुकाव दिलाने की कोशिश की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक बद्दो नाम के फर्जी आईडी बनाने वाले शाहनवाज ने कुछ ऐसे लड़कों की टीम बनाई थी जो गेमिंग ऐप में हिंदू धर्म के लड़के बनकर जुड़ते थे और उनके टारगेट में सिर्फ वही लड़के होते थे जो नाबालिग हों। ये काम बड़ी होशियारी से किया जा रहा था। इस काम के लिए मोटी रकम खर्च की जा रही थी जिसके विदेश से आने की उम्मीद है। बद्दो नाम रखने के पीछे का मकसद ये था कि कहीं परिवार को बच्चों के धर्म विशेष की तरफ झुकाव की खबर न लग सके। शाहनवाज का सपना सिर्फ उन बच्चों का धर्मांतरण का नहीं था। पुलिस जब इस पूरे मामले की तह तक गई तो उसे फरीदाबाद और चंडीगढ़ के 2 और नाबालिग बच्चों के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद फरीदाबाद और चंडीगढ़ में यूपी पुलिस ने परिवारों से मुलाकात की। आरोपी ये बात बखूबी जानता था कि एक दिन उसके इस गंदे धंधे का अंत जरूर होना है। 2 साल से भी ज्यादा वक्त ऑनलाइन गेम में बिताने के बाद बद्दो अपनी आईडी को बदल नहीं सका। जैसे ही उसे भनक लगी वो परिवार समेत महाराष्ट्र के मुंब्रा से फरार हो गया। अब पुलिस उसके खुद के बनाए नेटवर्क से ही उसका तिलिस्म तोड़ने में जुटी है। तो
एक एक करके बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर जो ये पुलिस खंगाल रही है उससे ये पता चल रहा है कि शहनवाज और बद्दू का जो नाम सामने आया है, क्या वही मास्टरमाइंड है या उसके अलावा और भी बहुत सारे चेहरे इस गाजियाबाद में सक्रिय हैं। क्योंकि मुंबई के ठाणे इलाके की बातें क्यों आ रही है, वहां भी पुलिस जिस शख्स को तलाशने पहुंची है वहां भी वो नहीं मिल रहा है। मतलब ये जांचना परखना इस वक्त बहुत जरूरी है कि धर्मांतरण का खेल ये किस स्तर पे चल रहा है। क्योंकि हमने अमूमन जब भी धर्मांतरण की खबरों को देखा है, विदेशों से लिंक रहा है, हमेशा फंडिंग का मामला सामने आ जाता है। अब ये गैंग जो सक्रिय हुआ है, जिसमें से अभी 3 या 4 ही चेहरे खुलकर सामने आ पा रहे हैं या पुलिस के पास उनके बारे में जानकारी है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है? क्या वो इस्लामिक देशों से फंड ले रहा है? क्या इस तरीके भी कोई बातें हैं? क्योंकि ये पूरे टारगेट के साथ है, नाबालिग बच्चों को गुमराह करना, गेमिंग ऐप के जरिए उनको आयतें सिखाना, जो कायदे कानून है उनके यहाँ के, नमाज कैसे पढ़ा जाता है, मस्जिद में किस तरीके से जाया जाता है, ये तमाम बातें समझाना। और जो शख्स फ्रंट पे है वो अपना नाम हिंदू नाम बदल लेता है ताकि किसी को शक भी ना हो। और अगर ये गाजियाबाद में हो रहा है, दिल्ली एनसीआर में हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये खेल, ये रैकेट बहुत बड़ा है। इसका नेक्सस इतना बड़ा है कि ये देश के अलग अलग राज्यों में तो है ही है, शहरी इलाकों में भी हो सकता है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, एक एक करके बताएंगे कि ये तार कहां से जुड़ा हुआ है। पहले हमने बद्दो पे फोकस किया कि बद्दो ने कैसे पूरी प्लानिंग की, कैसे किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता है, और नाम और पहचान, ये कई सारे मामले में ऐसा आ चुका है। साक्षी का जो मामला चल रहा था जिसमें साहिल खान अपने हाथ में कलावा बांधता है ताकि वो गुमराह कर सके, इस तरीके से धर्मांतरण के मामले में भी यही हो रहा है। तो एक और जो बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं वो मुंबई कनेक्शन क्या है, ठाणे कनेक्शन क्या है, वो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि यहाँ की पुलिस ने संपर्क साधा लोकल पुलिस से। लोकल पुलिस जब वहाँ से पहुँचती है तो 4 दिन पहले उस घर में ताला लग जाता है। यानी भनक लग चुकी है इन सारे लोगों को कि अब पुलिस इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है, बहुत ज़्यादा सक्रिय है। और किसी भी सूरत में, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये मामला उत्तर प्रदेश का है, तो जाहिर सी बात है कि अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पुलिस की सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ जानी है, क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा पुलिस चौकन्नी रहती है। मैं सीधे अपने सहयोगी दीपक का रुख करती हूँ। दीपक, सबसे पहले जो अभी डेवलपमेंट है, पुलिस सोर्सेज जो आप तक खबर पहुंच रही है, उसके बारे में बताइए। देखिए, पुलिस की टीमें जो हैं कई जगह पर अलग अलग रूट में इस वक्त छानबीन कर रही है। सबसे पहले बद्दो, जो फर्जी नाम है, एक हिंदू नाम का इस्तेमाल किया गया था खान शाहनवाज के द्वारा, जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है और तकरीबन 2.5 साल से नाबालिग बच्चों को अपने टारगेट में ले रहा था। और इसने 2.5 साल से कई तरह से अलग अलग गेमिंग ऐप के जरिए, चाहे वो फोर्टनाइट हो या डिस्कॉर्ड हो, इसके अलावा दूसरे कई ऐप्स का इस्तेमाल किया है और इन नाबालिगों को झांसा दिया है। पुलिस का कहना है कि उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये पूरे नेक्सस का खुलासा करेगा। वहीं 2.5 साल से उसे क्या किसी तरह की कोई फंडिंग मिल रही थी, क्योंकि सीमा पार से भी इसके ताल्लुकात यहाँ पर बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि साइबर सेल की टीमें ये पता लगा रही है कि सीमा पार से आखिर किसके नेटवर्क में था और इसे किस तरह की फंडिंग मुहैया की जा रही थी, क्योंकि ये तार बिल्कुल देश नहीं बल्कि विदेश तक फैले हुए हैं और ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा था। और इसमें अभी तक 4 बच्चों का, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनका सामना हुआ है। लेकिन पुलिस का कहना है कि उनसे धीरे धीरे हम पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि नाबालिग बच्चे हैं। वहीं साथ ही बद्दो का इसलिए पकड़ा जाना जरूरी है क्योंकि वो गाजियाबाद के दूसरे नेटवर्क के बारे में भी बता सकता है और उसको जैसे ही भनक लगी थी कि उसके खिलाफ शिकायत मिल रही है, तो उसके बाद से ही बद्दो मुंब्रा, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां से फरार हो गया था। पुलिस का कहना है कि उसकी लोकेशन लगातार वो ट्रैक कर रहे हैं और वो रडार पर है और बद्दो जल्द ही गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र से तकरीबन 400 किलोमीटर के आसपास की दूरी में वो फरार हुआ है और अपने परिवार के साथ वो भागा हुआ है। अब बहरहाल पुलिस का कहना है कि अभी भी मामले में कई सारी चीजें हैं, कुछ अकाउंट्स खंगालने हैं, कुछ जो जहां फंडिंग होती थी, कुछ ऐसी चीजें उनको मिली हैं और कुछ चैट्स के जरिए वो जानकारी लेंगे कि चैट्स में आखिर क्या क्या है, क्योंकि चैट काफी महत्वपूर्ण है, किस तरह से ब्रेन वॉश करता था। और हाँ जी, बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल है। मैं एक बार फिर से आपका रुख करती हूँ, लेकिन दर्शकों की सहूलियत के लिए एक और बड़ी खबर बता दूं, और वो खबर भी बद्दो से ही जुड़ी हुई है, जिसका असली नाम क्या है, शहनवाज है। उसने अपना नाम बदला, पहचान बदली और इसी गाजियाबाद में नाबालिग बच्चों के माँ बाप को उसके बारे में जरा भी शक ना हो, इसलिए उसने अपनी पहचान हिंदू कर ली ताकि किसी भी तरीके से कोई पुलिस थाने ना पहुंचे। लेकिन एक बच्चे के परिवार को शक हो गया। वो बच्चे का परिवार कहां पहुंचता है, यहां पहुंचता, पुलिस थाने पहुंचता है। उसको अपने बच्चे की गतिविधियों पे बहुत ज्यादा शक था,
क्योंकि वो जिम के बहाने 5 दफे मस्जिद पहुंचा करता था, वहां पे वो नमाज पढ़ता था। इस तरीके से धर्मांतरण का ये पूरा खेल हुआ है। तो बद्दों की भूमिका बहुत ज्यादा संदिग्ध है, बहुत ज्यादा बड़ी है। और जो मेरे सहयोगी दीपक इस वक्त बता रहे थे कि बद्दों का पकड़ा जाना, गिरफ्त में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे और कितने मास्टरमाइंड हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर का मामला है। इनके तार कहां कहां से जुड़े हैं, किन किन राज्यों को इन्होंने टारगेट पे लिया है, क्योंकि छोटे जगहों पे तो और भी ज्यादा चुनौती है और भी ज्यादा परेशानियां होती है। मैं फिर अपने सहयोगी का रुख करूंगी, एक बार मैं फिर दीपक का रुख करूंगी। दीपक, इस मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एक शख्स को हो चुकी है। मौलवी की भूमिका बहुत संदिग्ध है, उससे पूछताछ में क्या लग रहा है कि कुछ ऐसी बातों का पता चल पाएगा जिससे गिरफ्तारियां आसान हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो अब्दुल रहमान, जो मौलवी जिसे कहा जाता था, और तकरीबन 2 साल पहले उसे निकालने का दावा मस्जिद कमेटी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि मस्जिद कमेटी का वो मेंबर था, उन 15 मेंबरों के साथ वो शामिल था। अब पुलिस की टीमें उन 15 मेंबरों से भी पूछताछ करेगी जो उसके संपर्क में थे, क्योंकि जब नाबालिग मस्जिद में जाते थे तो मस्जिद में उन्हें किसी तरह से कोई आइडिया नहीं था कि नमाज को कैसे पढ़ा जाता है। और मौलवी अब्दुल रहमान इस पूरे मामले पर खासा उन पर नजर रख के उन्हें हर चीज की तालीम दे रहा था, और उसने किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी थी। वो बखूबी जानता था कि वो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं है। उसके बावजूद भी उसने दोनों नाबालिगों को गाजियाबाद की संजय नगर की इस मस्जिद में नमाज पढ़ने की पूरी तालीम दी थी और ट्रेनिंग देता था, और किसी को हवा नहीं लगने देता था कि कोई दूसरा उनके बारे में जाने। और इसी वजह से उसकी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनता रहा, और उसने इस नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए ये कोशिश की। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि क्या बद्दो नाम का जो फर्जी नाम इस्तेमाल किया था खान शाहनवाज ने, वो और अब्दुल रहमान के बीच में किस तरह की मिली भगत है, क्या ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में सीधे आए थे? बड़ी जानकारी हमारे पास है जो दर्शकों को इस वक्त बताना जरूरी है। दीपक, मैं एक सवाल के साथ आपके पास फिर लौटती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई का कनेक्शन कैसे सामने आया है? ये मैं इस वक्त दिल्ली एनसीआर में हूँ, गाजियाबाद में हूँ, लेकिन इसी मामले का कनेक्शन पहुंचा है मुंबई में। गिरफ्तारियां वहां भी होनी है, और यही वजह है कि यहाँ की पुलिस, गाजियाबाद की पुलिस ने संपर्क साधा लोकल पुलिस से, मुंबई पुलिस से, और वहां पे जब पुलिस की टीम एक पहुंचती है ताकि ये दोनों टीमें आपस में साथ में काम करके एक बड़ी गिरफ्तारी कर सके, तो वहां से जो खबर निकलकर सामने आई है वो खबर ये कहती है कि घर पे ताला लगा हुआ है। यानी जो ये पूरा नेटवर्क है, ये जो पूरा नेक्सस है, वो किस तरीके से काम कर रहा है कि जब पुलिस पहुंचे उससे पहले ये सतर्क हो जाते हैं, उससे पहले ये अलर्ट हो जाते हैं, और गिरफ्तारी इनकी नहीं हो पाती है। लेकिन ये बात और है, वक्त लग रहा है, वक्त जितना भी लगे गिरफ्तारियां होनी है, चाहे वो गाजियाबाद से हो या फिर मुंबई से हो, क्योंकि दोनों पुलिस आपस में संपर्क करके इस वक्त काम कर रही है। ये सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर का मामला नहीं है, बल्कि ये देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है। धर्मांतरण इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती तमाम राज्य की सरकारों के सामने है। गाजियाबाद ने धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसका एक आरोपी मुंबई से सटे थाने में रहता है। इस वक्त हम मुंबई के सटे थाने के मुमरा इलाके में मौजूद हैं, और ये वही फ्लैट है जहां पर एक आरोपी जो है वो अपने परिवार के साथ रहता था, और गाजियाबाद की एक टीम जो है 4 लोगों की, वो यहाँ पर पहुंची थी इसे हिरासत में लेने के लिए। हम आपको बता दें कि इसका नाम, जो आरोपी है उसका नाम है शाहनवाज मकसूद। लेकिन आप देख सकते हैं घर के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है, यानी कि ये जो आरोपी है मकसूद, वो जो है वो रफू चक्कर हो गया। हम आपको बता दें आज सुबह ही जो है गाजियाबाद के 4 लोगों की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची थी ताकि वो मकसूद को हिरासत में ले सके और फिर गाजियाबाद ले जाकर उससे पूछताछ कर सके। लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि मकसूद के घर के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा है। हम आपको बता दें कि मकसूद अपने परिवार के साथ जो है वो यहाँ पर रहता था, उसके साथ उसके 2 और भाई और माँ यहाँ पर रहते थे। पिछले 10 साल से वो इस फ्लैट में रहते थे, लेकिन जैसे ही उसे इस बात की भनक पड़ी वो यहाँ से रफू चक्कर हो गया। गाजियाबाद की जो है 4 लोगों की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन यहाँ पर ताला देखकर जो है वो टीम वापस से हो गई। चलिए हम उनके पड़ोसियों से बात करते हैं। आंटी, कितने टाइम से वो यहाँ पर रह रहे थे? बहुत सालों से लोग, बहुत सालों से रह रहे थे जी, बहुत सालों से रह रहे। कब से आप इनसे जानते हैं? क्या किसी से जो है वो बातचीत थी उनकी? क्या आपसे कभी? पड़ोसी है ना, पड़ोसी तो बातचीत है ना। हाँ, पड़ोसी है, बातचीत करते हैं। ऐसे इतनी बातचीत नहीं, हम लोग घर में बैठे करे, बस ऐसे खड़े रहेंगे तो बात कर लेते, अंदर आ जाते हैं। अच्छा, हाँ। कितने लोग रहते थे कुल मिला के इस घर में? 4 जन है, 2-3 बेटे और एक माँ, बस।
तो मेरे सहयोगी श्रेया की रिपोर्ट आप देख रहे थे मुंबई के ठाणे से, जहां पे पुलिस की टीम, गाजियाबाद की पुलिस की टीम पहुंची हुई है वहां। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत में ही एक शक मैंने जाहिर किया था, आपके सामने कंफर्म ये बातें बताई थी कि जब भी धर्मांतरण का मुद्दा आता है क्या होता है। धर्मांतरण के